हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की में अपने इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का दूसरा क्लास। चैप्टर नंबर 2 में हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्यवहार की दोहरी असर क्या होती है, व्यवहार की दोहरी असर पहचानते कैसे हैं, खातों के नाम क्या होते हैं, उनके खातों को नाम हम देते कैसे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि उन खातों के नाम की मदद से, दोहरे असर की मदद से हम उधार जमा कैसे करते हैं। मैं आपको ये सेकंड वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले ही बता दूं, यहाँ से हमारा असली गेम शुरू होता है। यानी इस चैप्टर का असली गेम जो है वो इसी क्लास से शुरू होगा, और जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा समझ लेना ये गेम शुरू रहेगा। अगर ये चैप्टर तुम्हें 100% आ जाता है तो इसके बाद आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो उसमें आपका 50% काम हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, मैं सारे पॉइंट्स सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। और कंडीशन अप्लाई है कि आप लोगों को उतनी मेहनत देनी पड़ेगी। अगर आप उतनी मेहनत दोगे तो डेफिनेटली ये समझ में आएगा, नहीं दोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि अपना जो मेहनत है उसको पूरा लगाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक समझते हैं कि रोकड़ और उधार व्यवहार की पहचान कैसे करते हैं। आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था धंधा की व्यवहार। क्या स्टार्ट किया था? धंधा की व्यवहार। तो उसमें हमने पढ़ा था धंधा की व्यवहार में दो तरह के मुख्य व्यवहार होते हैं, एक आर्थिक और बिन आर्थिक। जिसमें मैंने बताया था कि बिन आर्थिक का लेखा नहीं होता है। ध्यान से सुनना, बिन आर्थिक का जो लेखा है वो नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेखा नहीं होता है। अपने नोट्स में ऐड कर लेना, लेखा नहीं होता है। ठीक है, किसका लेखा होता है? सिर्फ आर्थिक व्यवहार का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेखा होता है। ठीक है, तो अब मेन क्या है कि सिर्फ आर्थिक व्यवहारों का लेखा होता है। फिर आर्थिक व्यवहार में भी हमने पढ़ा था रोकड़ और उधार, रोकड़ उधार और साथ में यहाँ पे आंतरिक। तो ये आंतरिक और बाह्य वाला जो केस है ना, वो हमें उतना समझना नहीं होता है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य जो है अक्सर इसी में बट जाता है। ठीक है, तो मेन हमें ये समझना होता है ये तीन प्रकार के व्यवहार, एक रोकड़ है, दूसरा उधार है, तीसरा अन्य है। तो पिछले क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि रोकड़ क्या होता है, उधार क्या होता है, अन्य क्या होता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा व्यवहार रोकड़ है, कौन सा व्यवहार उधार है, कौन सा व्यवहार अन्य है। तो सबसे पहले मैं अन्य का पहचान बता देता हूं। तो अन्य का जो पहचान है वो ये है कि इसमें पैसे का लेन देन अभी नहीं होता है। ध्यान से सुनना, अन्य की पहचान पहले बता देता हूं कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, इसमें सिर्फ हमारा नुकसान होता है या हमारे पास से वस्तु जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे दुर्घटना में माल नष्ट होना, माल की चोरी होना, दान में दिया माल, विज्ञापन में दिया माल, और किसी संपत्ति पर घिसाई गिरना या किसी संपत्ति का नुकसान होना। ये सारे जो व्यवहार है ये आपके अन्य कैटेगरी में आते हैं। तो अन्य कैटेगरी का पहचान करना थोड़ा आसान है। असली जो जंग है वो ये है कि रोकड़ और उधार की व्यवहार कैसे, उधार व्यवहार की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे। कितने पॉइंट्स लिखे मैंने? टोटल 4 पॉइंट्स। हमारी बुक में काफी सारा दिया है, लेकिन मैं सिर्फ 4 ही पॉइंट्स याद करवाता हूँ बच्चों को। सिर्फ 4 ही मेन पॉइंट है, बाकी तो घुमा फिरा के दिया गया है। ठीक है, तो 4 क्या है सबसे पहले उसकी पहचान कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, पहला है यदि व्यवहार में रोकड़ शब्द का प्रयोग हो। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? यदि व्यवहार में रोकड़ शब्द का प्रयोग हो। क्लियरली बोला है किसका प्रयोग हो? रोकड़ शब्द का। याद रखना है कि जब भी कोई व्यवहार पढ़ते हो और उस व्यवहार उस व्यवहार में अगर क्लियरली रोकड़ शब्द लिखा हुआ है तो समझ जाना वो कौन सा व्यवहार है, वो है हमारा रोकड़ व्यवहार। दूसरा पॉइंट, यदि व्यवहार में किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो। ध्यान से सुनना, क्या बोला है? यदि व्यवहार में सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम का, ये अधूरा रह गया है, यहाँ पे किसी व्यक्ति नहीं, यहाँ पे ऐड कर देना सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो। क्या हो? सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उधार व्यवहार। इसका मैं रीजन समझाता हूं कि व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो उसे उधार क्यों कहते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो दुकानें हैं, ठीक है, तुम्हारे घर के आसपास जो दुकानें हैं जहां तुम रहते हो, उस दुकान पे जाना, एक दिन ट्राई करना, कुछ सामान लेना और बोलना भैया पैसा मैं शाम को लाके देता हूँ, अभी थोड़ा नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो सवाल ये है क्या वो आपको सामान देगा? तो तुम जवाब दोगे हाँ सर वो सामान हमें दे देगा। ठीक है, अब तुम एक काम करो, उसी तरीके से किसी और दुकान पे जाओ जहां तुम नहीं रहते हो, किसी अलग एरिया में, तुम बोलो भैया पैसा नहीं है मेरे पास, सामान दे दो, कल लाके दे दूंगा। तो क्या वो सामान देगा? नहीं देगा। राइट? तुम्हारे नजदीक वाला तुम्हें सामान दे देगा क्योंकि वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हारा नाम जानता है, वो तुम्हें याद रख सकता है। लेकिन कोई दूसरा तुम्हें याद नहीं रख पाएगा तो तुम्हें सामान नहीं देगा। ठीक है, इसी वजह से हम नॉर्मली जब भी सिर्फ व्यक्ति का नाम लिखा होता है, जहां पे साख वर्ड लिखा हो, दो चीजें याद रखना है। एक, साख वर्ड साफ साफ लिखा हो, क्या लिखा हो? साख शब्द। ठीक है,
जब सवाल में साफ 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 शब्द लिखा हो तो वो उधार व्यवहार होता है। दूसरा, सवाल में किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो। दोनों का रीजन सेम ही है कि सामने वाला व्यक्ति हमें या जानता है और वो हमें भूलना नहीं चाहता है, इसी वजह से हमारा नाम उसे याद रखना जरूरी है। क्लियर हुआ इतना? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, यदि व्यवहार में रोकड़ अथवा किसी व्यक्ति दोनों का उल्लेख हो। ध्यान से सुनना, यदि व्यवहार में किसी व्यक्ति का भी नाम दिया गया हो और साथ में साहब आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं रोकड़ भी लिखा गया हो। ठीक है, ध्यान से सुनना कि सवाल में यानी जो हमारे व्यवहार होंगे उसमें व्यक्ति का तो नाम है ही, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं रोकड़ वर्ड भी लिख दिया है। तो जब रोकड़ वर्ड लिख दिया है तो हम व्यक्ति के नाम को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हम क्या कर देंगे, व्यक्ति के नाम को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ क्या याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोकड़ याद रखेंगे। व्यक्ति के नाम को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और इसीलिए जब व्यक्ति के नाम को इग्नोर कर दिया तो वो कौन सा व्यवहार बन गया, रोकड़ व्यवहार बन गया। क्लियर है इतना? और चौथा है और लास्टवा है, यदि व्यवहार में रोकड़ शब्द और किसी व्यक्ति का नाम ना दिया गया हो, यानी सॉरी, रोकड़ शब्द और व्यक्ति दोनों का नाम हो। ठीक है, तो दोनों का नाम हो, सॉरी सॉरी, इसमें दोनों का नाम ना हो था, उल्टा मैंने कर दिया। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये वाला मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं था, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इसमें होगा, रोकड़ शब्द हो, ठीक है, और व्यक्ति के नाम को हम इग्नोर कर देंगे तो उससे हम क्या बोलते हैं, रोकड़। ठीक है, अभी ये थर्ड वाला देख लो कि यदि व्यवहार में रोकड़ अथवा किसी व्यक्ति दोनों का उल्लेख ना हो। अच्छा, ये ना को मैंने ध्यान नहीं दिया था, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती हो गई, तो इस बात को याद रखना है, उल्लेख ना हो तो, यानी व्यक्ति का नाम भी ना लिखा गया हो और रोकड़ नाम भी ना लिखा, मतलब सवाल में सिर्फ नॉर्मल सवाल हो, जैसे कि 5,000 रुपए का माल खरीदा, सिंपल, ना किसी व्यक्ति का नाम है ना कहीं रोकड़ शब्द है, तो भी हम उसे क्या मानेंगे, रोकड़ व्यवहार मानेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यानी जो मैंने चेंज कर दिया, यानी तीसरे को चौथा बना दिया, चौथे को तीसरा बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल आपके 4 नियम है। पहला नियम है, रोकड़ शब्द का नाम होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति का नाम होगा। ध्यान से सुनना, रोकड़ का नाम होगा तो रोकड़ व्यवहार, व्यक्ति का नाम होगा तो उधार व्यवहार, रोकड़ और व्यक्ति दोनों ना हो तो रोकड़ व्यवहार, और दोनों हो तब भी रोकड़ व्यवहार, क्योंकि जब दोनों होंगे तो हम व्यक्ति के नाम को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्लियर हुआ? यानी जब हमें पैसा मिल गया तो हमें व्यक्ति का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है नोट बना के, जो आपको याद रखना है, आगे आपको काम आएगा। क्या याद रखना है, ये हम पहचानेंगे, पहचानने से हमारा फायदा क्या होगा। देखो, जब तुम सवाल पढ़ोगे और सवाल पहचानते ही तुम्हें पता चल गया कि रोकड़ व्यवहार है, ध्यान से सुनना, सवाल पहचान पढ़ते ही पता चल गया कि रोकड़ व्यवहार हो तो याद रखना, जैसे ही हमें पता चल जाएगा रोकड़ व्यवहार होगा, इसका मतलब दो बातें होंगी, या तो रोकड़ आएगा या तो जाएगा, यानी कि पैसा या तो आएगा या तो पैसा जाएगा। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि इसी से अभी देखो लगे हाथ के तरह ये भी काम हो जाए, तो इसको याद रखो और लगे हाथ ये भी याद कर लो, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें काम आएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि रोकड़ व्यवहार में पैसे का लेन देन तुरंत हो जाता है, यानी पैसा या तो आएगा या तो पैसा जाएगा। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं दूसरा, यानी उधार व्यवहार हो, तो उधार व्यवहार में कंडीशन अप्लाई है कि देनदार और लेनदार का संबंध बनता है। इस बारे में हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, ये देखो मैंने यहाँ पे भी बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि जब उधार व्यवहार होता है तो पैसों का लेन देन भविष्य में होता है और वहां पे लेनदार और देनदार का संबंध बनता है। यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज्यादा बेटर समझ में आए। और साथ ही साथ होगा क्या कि जब लेनदार और देनदार का संबंध बनता है, मतलब प्रेजेंट में, ध्यान से सुनना, ये जो लेनदार और देनदार का संबंध है ये भविष्य के लिए होता है। किसके लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है, तो वर्तमान में ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, उसमें से कोई व्यक्ति या तो लाभ लेता है या तो लाभ देता है। ध्यान से सुनना, यानी जो सामने वाला व्यक्ति होगा, याद रखना है कि जब उधार व्यवहार होगा तो हम हमेशा, याद रखना, उधार व्यवहार होगा तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति के नजरिए को ध्यान में रखेंगे, सामने वाला। ठीक है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो या तो लाभ देता है या तो लाभ लेता है। जैसे तुम पानी पूरी खाने गए, पानी पूरी सामान खाया, मतलब पानी पूरी खा गए, तुमने पैसा नहीं दिया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है कि दे रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति लाभ तुम्हें दे रहा है क्योंकि उसने तुम्हें फ्री का पानी पूरी खिलाया। भले बाद में वो पैसे लेगा, लेकिन अभी तो क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में वो तुम्हें क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। समझ में आया? भविष्य में वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, लेनदार बन जाएगा, तुमसे पैसे लेगा। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये तुम्हें रोकड़ और उधार व्यवहार में पहचानना है और ये तुम्हें याद रखना है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि तुम्हें और बेटर तरीके से आइडिया लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर
दो लिखा है, लिखा मतलब बुक में से ही बता रहा हूं मैं, तुम्हारे पास बुक है ही है। अब इस सवाल को पढ़ो और पहचानो कौन सा रोकड़ व्यवहार है और कौन सा उधार व्यवहार है। जैसे पहले सवाल में लिखा है 5,000 का माल रोकड़ से बेचा, तो यहाँ पे देखो साफ साफ रोकड़ शब्द लिखा है, और मैंने कहा जब साफ साफ रोकड़ लिखा है तो कौन सा व्यवहार होगा, रोकड़ व्यवहार होगा। दूसरा है 800 का माल खरीदा, इस सवाल में ना रोकड़ है ना किसी व्यक्ति का नाम है, तभी से क्या मान लेंगे, रोकड़ व्यवहार मान लेंगे। कौन सा व्यवहार मान लेंगे, रोकड़। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सवाल में 900 का माल मीना को बेचा, सवाल में देखो क्या लिखा है, मीना, मीना मतलब व्यक्ति, व्यक्ति का नाम दिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उधार व्यवहार कहते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा व्यवहार है ये कौन सा हो जाएगा, उधार व्यवहार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है 2,000 का माल नूतन को रोकड़ी बेचा, ध्यान से सुनना, नूतन, नूतन नाम है और यहाँ पे रोकड़ी लिखा है। मैंने कहा था जब नाम भी आए और रोकड़ शब्द भी आए तो हम नाम को क्या कर देंगे, हम नाम को कर देंगे इग्नोर और हम याद रखेंगे रोकड़, यानी ये भी कौन सा व्यवहार हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रोकड़ व्यवहार। क्लियर हुआ इतना। अब उसके बाद आगे कुछ सवाल है, आगे कुछ सवाल में उसमें मैं तुम्हें ध्यान समझाता हूँ, ध्यान से सुनना थोड़ा। देखो कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पे तुम्हें उनके वर्ड से पता चल जाएगा, जैसे वेतन चुकाया, चुकाया मतलब पैसा ही दिया होगा, बीमा प्रीमियम भरा, भरा मतलब पैसा ही दिया होगा, यानी इनको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि पैसे का लेन देन हुआ है, मतलब ये दोनों की दोनों कौन से व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। उसके बाद अगला लिखा है 200 का माल नमूना के रूप में मुफ्त मिला, ध्यान से सुनना, 200 का माल नमूना के रूप में मुफ्त मिला, तो ये जो है आपका ये होगा बिन आर्थिक, क्या हो जाएगा, बिन आर्थिक। कौन सा व्यवहार हो जाएगा, ये बिन आर्थिक, क्योंकि इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। मतलब ये है कि ना तुम्हारा कुछ पैसा गया है आज और ना ही कभी भूतकाल में कोई पैसा गया था और ना भविष्य में पैसा जाएगा, क्योंकि ये मुफ्त में मिला है। मुफ्त में मिली चीज का हम पैसा नहीं देते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार हो जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल में लिखा होता कि तुमने मुफ्त में बांटा, ध्यान से सुनना, अगर मिला के बदले सवाल सवाल में ये लिखा होता कि तुमने मुफ्त में बांटा, ध्यान से सुनना, सवाल में क्या लिखा होता, मुफ्त में बांटा, अगर बांटा लिखा होता तो वो तुम्हारा क्या हो जाता, आर्थिक व्यवहार हो जाता। क्यों आर्थिक व्यवहार हो जाता, क्योंकि उसमें तुम्हारा पैसा लगा है, क्या उसमें तुम्हारा पैसा लगा है, तुमने खरीदा होगा तब तुम फ्री में बांट रहे हो, तुम जमीन में से पैदा नहीं किए हो, वो कहीं ना कहीं से लाए होगा, अगर जमीन से भी पैदा किए हो तो उसमें भी तो पैसा लगा होगा ना, राइट। यानी कि अगर तुम किसी को फ्री में देते हो तो वो तुम्हारे लिए आर्थिक व्यवहार हो जाएगा, लेकिन अगर वही तुम्हें कहीं से मिलता है तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बिन आर्थिक व्यवहार हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां नंबर, 5,000 का श्रीजी फर्नीचर में से फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक दुकान का नाम दिया है श्रीजी फर्नीचर, तो श्रीजी फर्नीचर जो दुकान है वो भी एक प्रकार का व्यक्ति है। अभी श्रीजी फर्नीचर व्यक्ति कैसे है ये मैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को समझाऊंगा, अभी फिलहाल इस दिमाग में ये रखो कि दुकान का नाम भी अगर होता है तो उसको भी हम व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है तो ये हमारा कौन सा व्यवहार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उधार व्यवहार, क्योंकि क्या आया यहाँ पे, व्यक्ति का नाम आया है। नेक्स्ट है 3,000 शाह एजेंसी को विज्ञापन के चुकाए। अब देखो शाह एजेंसी क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, शाह एजेंसी क्या है, व्यक्ति का नाम है, राइट। लेकिन मैंने कहा ना कुछ वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स को पकड़ना होगा और पकड़ के उनको पहचानेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है चुकाए, चुकाए का मतलब पैसा गया ही होगा, तब ये नाम को तुम क्या कर दोगे, नाम जाए तेल लेने, हमें उससे कोई मतलब नहीं। चुकाए वर्ड लिखा है ना तो हम इसी को समझ जाएंगे कौन सा व्यवहार है, ये रोकड़ व्यवहार, तो हमें नाम किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 10वां नंबर है 3,200 कमीशन के मिले, फिर लिखा है माल रोकड़ी बेचा, साफ साफ लिखा है रोकड़ी बेचा, माल बेचा, चेक से रकम मिला, रकम चेक से मिला, भाड़ा के चेक से मिले, टेलीफोन बिल चेक से चुकाया, तो चेक का मतलब क्या होता है, पैसा ही होता है, भले वो कागजी होता है, मतलब कि तुम नोट नहीं दे रहे हो लेकिन बैंक से तो कट रहा है ना पैसा, तो ये सारे के सारे व्यवहार कौन से हो जाएंगे, रोकड़ व्यवहार हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। तो ये था तुम्हारा रोकड़ और उधार पहचानना, साथ ही साथ मैंने तुम्हें कारण सहित बताया, कारण सहित इसलिए सवाल को सीखो। देखो अभी मैंने हाल ही में एग्जाम लिया था जहां पे मैं हूँ, तो वहां पे सिचुएशन क्या था, बच्चे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने इसको हवे में ले लिया, तो उन्होंने सोचा कि नहीं ठीक है क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल ही तो है, समझ तो गए। लेकिन क्या है, रीजन के साथ अगर पढ़े रहोगे तो रोजनामचा बनाने में आसान होगा, दोहरी असर बनाने में आसान होगा, ये सारी चीजें आगे सीखोगे, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनका बेसिक वहां काम आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें हर चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम्हारा होमवर्क क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पेज नंबर 50 पे तुम्हारी बुक में, पेज नंबर 50 पे आओगे, देखो पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, दो क्वेश्चन है। पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 4 है और 51 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल 15 और यहाँ पे टोटल 20, यानी टोटल 35 सवाल है। अब इन 35 के 35 सवाल में तुम्हें करना क्या है, ये हेडिंग जो लिखा है ना इसको इग्नोर करो, ठीक है, हेडिंग को इग्नोर करोगे, तुम्हारा काम है
तुम कल मुझे ये बताओगे कि कौन सा व्यवहार उधार है और कौन सा व्यवहार रोकड़ है। ध्यान से सुनना, कौन सा व्यवहार उधार है और कौन सा व्यवहार रोकड़ है, ये पता करना है। और सुनो, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूं, आज मैं अपलोड कर दे रहा हूं। तुम्हारा काम है तुम सवाल को सॉल्व करना। और अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट का रिप्लाई आता है, ध्यान से सुनना, मुझे पता है वीडियो बच्चे देखते हैं लेकिन वीडियो देख के भाग जाते हैं। कई बार बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो नहीं देखते हैं तो मैं यही समझूंगा वो ढंग से पढ़ नहीं रहे। तो जब तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो ना बना के मैं अपने हिसाब से अलग तरीके से काम करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है कि सर हमने सवाल सॉल्व किया है, मैच करवा दो, तो मैं सभी को ये जो आंसर्स है वो मैं लिख कर तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा? टेलीग्राम ग्रुप में। तो मोबाइल अगर यूज करते हो तो टेलीग्राम ऐप में, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाना, मैं वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, कहाँ भेज दूंगा? टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर तुम्हें नहीं पता चलता डिस्क्रिप्शन पे, तो तुम टेलीग्राम पे सर्च करोगे अमित कुमार तिवारी कॉमर्स, तो मेरा नाम उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें जुड़ जाना। 10 बच्चों का रिप्लाई आएगा तो ये 35 के 35 क्वेश्चन में से कौन से रोकड़ व्यवहार है, कौन से उधार व्यवहार है, और साथ ही साथ कौन से अन्य व्यवहार है, क्योंकि इन सवालों में अन्य व्यवहारों का भी समावेश हुआ है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे लगता है 10 से ज्यादा बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ अगले क्लास में भी बता दूंगा कि कौन सा रोकड़ है और कौन सा उधार है। जो सिंपल है उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन जो आड़े टेढ़े उनका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे 5 लिख लेता हूँ। जैसे पहला है 5,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया, तो साफ साफ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रोकड़, तो ये कौन सा व्यवहार हो जाएगा? रोकड़ व्यवहार हो जाएगा। फिर 10,000 की जसलीन के पास से लोन लिया, जब लोन लोगे तो लोन के तौर पे क्या आएगा? पैसा आएगा। भले यहाँ पे जसलीन का नाम दिया है पर लोन में हमारे पास पैसा ही आता है, इसलिए कौन सा व्यवहार हो गया? रोकड़ व्यवहार हो गया। तीसरा, 30,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया, बैंक में क्या भरोगे? पैसा ही भरोगे ना, तो ये भी रोकड़ व्यवहार। चौथा, 8,000 में कंप्यूटर खरीदा, देखो ना किसी व्यक्ति का नाम है ना रोकड़ है, इसका मतलब ये भी कौन सा व्यवहार हो जाएगा? रोकड़ व्यवहार हो जाएगा। पांचवा, 10,000 की स्टेशनरी खरीदी, सवाल में कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, सवाल में कहीं रोकड़ नहीं लिखा है, यानी इसको भी हम क्या मान लेंगे? इसको भी हम मान लेंगे रोकड़ व्यवहार। क्लियर है इतना? तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। बाजू में लिख लेना उधार रोकड़, रोकड़ उधार, उधार रोकड़, जो भी होगा। बाजू में कारण, कारण अगर नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उधार रोकड़ कर लेना ताकि मैच कर सको। मैं आंसर लिख के भेज दूंगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है, मान लो तुम सॉल्व करते हो, डाउट होता है तो मुझे बता देना कि सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दो, तो डेफिनेटली मैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। भले मुझे 2-4 बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा, ये 10 भले मैंने बोला है, पर रिस्पॉन्स अगर 2-4 का भी आएगा तो ये काम मैं जरूर करूंगा। पर उम्मीद करूंगा कि जितने लोग देखते हो पूरा देखो, पढ़ो, सीखो। ठीक है, ज्ञान हर जगह बैठ रहा है, उसको थोड़ा लपेटने की कोशिश करो। यही सारी चीजें तुम्हें भविष्य में बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और साथ ही साथ वीडियो को अगर अच्छा लगा है पूरा, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई नहीं लगता पैसा, जैसे इंस्टाग्राम में तुम फ्रेंडशिप भेजते हो ना, फेसबुक पे फ्रेंडशिप ऐड करते हो, वैसे ये यूट्यूब पे भी आपको ऐड करना है। बस उतना ही करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियो अपलोड करो तो तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जितने ज्यादा लोग दिखेंगे, लोगों को लगेगा हाँ कि भाई लोग पढ़ रहे हैं इस पे, तो हम आएंगे। ठीक है, तो बस यही एक मकसद है, बाकी कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तुम देख रहे हो तो मेरा काम तो उसमें हो ही जा रहा है। पर तुम सब्सक्राइब करोगे तो बेनिफिट होगा, दूसरों को लगेगा हाँ ज्यादा लोग जुड़े हैं, इसका मतलब अच्छा है। जो अनजान है, बाकी जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता ही है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।